जीप में से 3 पुलिस वाले और एक सिविलियन कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। इसको देखते ही लड़की पिताजी कहकर इससे लिपट गई और रोने लगी। वो आदमी लड़की को हौसला देने लगा। पुलिस वालों में से एक हेड कांस्टेबल ने पूछा, वो लोग कहाँ हैं? लड़की के बाप ने भी लड़की से यही पूछा कि वो बदमाश कहाँ भाग गए हैं और उन्होंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? लड़की कौशल्या ने जल्दी जल्दी सारी कहानी बयान कर दी और कहा कि तीनों बदमाश इसे एक कमरे में ले गए थे, लेकिन वहां से एक सांप निकल आया। इसने इन तीनों को और इनके चौथे साथी को डसकर मार डाला। वो कोने वाले मकान में चारों की लाशें पड़ी हैं। लड़की के अधीर उम्र बाप ने इसे अपने साथ जीप में बिठाया और जीप बड़ी तेजी से कोने वाले मकान के बाहर आकर रुक गई। सब लोग मकान में आ गए। वहां वाकई ही 4 आदमियों की लाशें पड़ी थीं। हेड कांस्टेबल ने लाशों का बगौर मुआयना करने के बाद कहा, भंडारी जी, इनकी मौत सांप के डसने से हुई है। भगवान ने तुम्हारी बच्ची को बचा लिया है। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लाशों को इसी तरह पड़ा रहने दो। तुम यहाँ गार्ड ड्यूटी करो, मैं एसएचओ साहब को लाता हूँ। आइए भंडारी जी, मैं आपको और बेटी को घर पर छोड़ देता हूँ। लड़की कौशल्या अपने बाप भंडारी के साथ लगी हुई थी। वो बाप के साथ जीप में बैठ गई। हेड कांस्टेबल भी साथ ही बैठा था। जीप एक तरफ रवाना हो गई। 10-15 मिनट बाद जीप दिल्ली की किसी कॉलोनी में दाखिल हो गई। यहाँ एक जैसे क्वार्टर कितारों में बने हुए थे। इनमें से एक क्वार्टर में कौशल्या अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। माँ ने बेटी को देखा तो इसे सीने से लगाकर ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। कौशल्या के बाप ने कहा, कमला, रोना धोना बंद करो। भगवान की बड़ी कृपा हुई है, हमारी बच्ची जैसे गई थी वैसे ही घर वापस आई है। फिर इसने कौशल्या की माता को बताया कि ऐन वक्त पर आकर नाग देवता ने चारों बदमाशों को ढस कर मार डाला और हमारी बेटी की इज्जत पर हरफ नहीं आया। माँ ने अपने आंसू साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए कहा, मैं नाग देवता के मंदिर को दूध से धोऊंगी। शिवजी महाराज ने मेरी इज्जत बचा ली। कौशल्या का बाप पुलिस के साथ मौके वारदात पर आया था और जिस अंदाज में हेड कांस्टेबल ने कौशल्या के बाप से बातें की थी, इससे जाहिर होता था कि वो खुद भी पुलिस में मुलाजिम है। साथ वाले क्वार्टरों में से एक आदमी और 2 औरतें आ गईं। वो कौशल्या की मां को लड़की के वापस आ जाने पर मुबारकबादें देने लगी। कौशल्या की मां की बातों से मुझे मालूम हुआ कि ये सारी वारदात पुरानी खानदानी दुश्मनी की बिना पर हुई थी। कौशल्या के बाप का नाम भंडारी था। इसकी अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी चल रही थी। वहाँ ये भी साबित हो गया कि कौशल्या का बाप पुलिस के महकमे में मुलाजिम है। पुलिस के महकमे में होने की वजह से इसने अपने दुश्मनों के 3-4 आदमियों को थाने बुलवा कर पीटा, जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने 3-4 गुंडों को पैसे देकर भेजा, जो रात के वक्त कौशल्या को इसके घर से अगवा करके ले गए। इस वक्त कौशल्या का वालिद किसी जरूरी तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस स्टेशन पर था। मुझे इन लोगों की दुश्मनी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो सिर्फ कौशल्या की मदद से भोपाल जाने वाली गाड़ी में सवार होना चाहता था, लेकिन इसी दौरान अगर मुझ पर दौड़ा पड़ जाता और मैं सांप से इंसानी शक्ल में वापस आ जाता हूँ तो फिर मुझे कौशल्या से मदद लेने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन लगता था कि जिस तरह इस बार मेरे इंसानी शक्ल में कायम रहने का दौरानिया बहुत तवील था, इसी हिसाब से मैं सांप भी काफी अरसे तक बना रहूंगा, क्योंकि मुझे अपने इंसानी शक्ल में वापस आने के कोई आसार महसूस नहीं हो रहे थे। इस बात का इंकशाफ मेरे लिए थोड़ी ही परेशानी का बायस जरूर था कि कौशल्या का बाप भंडारी पुलिस में था और यकीनी तौर पर वो पुलिस इंटेलिजेंस में था, लेकिन मुझे कोई इतनी ज्यादा फिक्र भी नहीं थी। एक तो मैं सांप के रूप में था, दूसरा कौशल्या मेरी हिफाजत कर रही थी। मैंने दिल में सोच लिया कि मैं कल कौशल्या की मदद से भोपाल जाने वाली किसी न किसी गाड़ी में सवार हो जाऊंगा। मुझे कौशल्या के बाप और इसके घर वालों से कोई सरोकार नहीं था। रात को सब सो गए। दूसरे दिन रात वाला हेड कांस्टेबल, जो हिंदू था, खुद कौशल्या के क्वार्टर में आ गया। रात को कौशल्या मुझसे कोई बात न कर सकी थी। दूसरे दिन कौशल्या मुझसे कहने लगी, महाराज, बाहर पिताजी के अफसर थानेदार मेहता जी आए हुए हैं, आप सबको नजर आ जाएंगे। मैं कुर्सी पर ही बैठा रहा। घर में सिर्फ 2 कमरे हैं। एक में माता जी सो रही हैं, दूसरे कमरे में पिताजी थानेदार मेहता जी के साथ बैठे हैं। वो मुझे लेकर गुसलखाने से बाहर आ गई। इसके पिताजी ने कहा, कौशल्या बेटी, मेहता जी आए हैं, इनके वास्ते चाय बना कर लाओ। साथ ही छोटा सा बावर्ची खाना था। कौशल्या अच्छा पिताजी कहकर बावर्ची खाने में गई और चाय बनाने लगी। इस वक्त थानेदार मेहता कौशल्या के बाप से रात की वारदात के बारे में गुफ्तगू कर रहा था। इसने बताया कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दी हैं। अपने डॉक्टर ने लाशें देखकर ही कह दिया था कि इन्हें किसी मुजी सांप ने डसा है।
पोस्टमार्टम बड़ा मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि आप जितना पोस्टमार्टम कर सकते हैं करके रिपोर्ट भिजवा दें। चूंकि बावर्ची खाना बिल्कुल साथ ही था, इसलिए मुझे इन लोगों की बातें साफ सुनाई दे रही थीं। इसी दौरान थानेदार मेहता ने एक ऐसी बात कह दी कि मैं चौंक पड़ा। इसने कौशल्या के बाप से कहा, भंडारी, पैलेस होटल वाले केस का एक दहशतगर्द तो डीएसपी साहब ने टॉर्चर करके मार डाला था। कौशल्या का पिता बोला, डीएसपी साहब ने ये काम ठीक नहीं किया। हमें इससे दूसरे दहशतगर्दों के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो सकती थी। थानेदार मेहता कहने लगा, डीएसपी साहब सिख हैं और सिख किसी की नहीं सुनते। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि हमने इस केस के दूसरे मुलजिम को पकड़ लिया है। वो कौन है? जिस दहशतगर्द को डीएसपी साहब ने सांप डसवा कर जमीन में दबा दिया था, ये इसका साथी है। अभी तक कुछ बका नहीं, लेकिन हमें इतना मालूम हो गया है कि इसका ताल्लुक भोपाल शहर से है। भोपाल पुलिस के 2 आदमी इससे पूछगिछ करने आ रहे हैं। आज किसी वक्त वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये मेरे लिए हैरान और परेशान कर देने वाला इंकशाफ था। ये लोग यकीनी तौर पर कमांडो मंजर खालिद के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी में सिर्फ वही भोपाल का रहने वाला था। ये खबर सुनकर मैं फिक्रमंद हो गया। अगर वाकई पुलिस ने कमांडो मंजर खालिद को गिरफ्तार कर लिया तो ये बहुत खतरनाक बात हुई है, क्योंकि कमांडो मंजर खालिद मध्य प्रदेश में भारतीय मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक ज़ेरे ज़मीन खुफिया जमात का लीडर था। जाहिर है इसको अजियतनाक तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। अगर खुदा न करे कि कमांडो मंजर खालिद अजियत बर्दाश्त न कर सका और इसने कुछ बता दिया तो न सिर्फ भोपाल में इनकी जमात के मुजाहिद पकड़े जाएंगे, बल्कि भारत के दूसरे शहरों में जहाँ जहाँ इस जमात के लोग मौजूद हैं, इनकी भी गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगी और भारतीय पुलिस इन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ेगी। कौशल्या चाय के 2 प्याले ट्रे में रखकर बाहर आ गई। इस वक्त थानेदार मेहता से कौशल्या का बाप पूछ रहा था, ये जो दहशतगर्द हमारे आदमियों ने पकड़ा है, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो भोपाल का रहने वाला है? थानेदार मेहता चाय का घूंट निगल कर बोला, हमारी इंटेलिजेंस ने यही रिपोर्ट दी है। बाकी तुम भी अपने इंटेलिजेंस के आदमी हो और पुराने तजुर्बाकार हो। मेरे साथ चलकर इसको देख लो और फिर शाम तक भोपाल पुलिस के 2 आदमी भी पहुंच जाएंगे। पूरी बात सामने आ जाएगी। ये दहशतगर्द इस वक्त कहाँ है? थानेदार मेहता ने कहा, सीआईडी के हेडक्वार्टर में है। कौशल्या का बाप कहने लगा, मेहता जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी जासूस है या फिर कश्मीरी कमांडो है। मेहता ने कहा, तुम अभी मेरे साथ चलो, खुद इससे बात करके देख लो। इस वक्त कौशल्या इस कमरे से निकलकर अपनी माताजी के पास दूसरे कमरे में आ गई। अब मुझे थानेदार मेहता और कौशल्या के बाप भंडारी की बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कौशल्या अपनी माताजी का सर दबाने लगी थी। मैं इसे कह भी नहीं सकता था कि वो दूसरे कमरे में वापस जाए। इतनी देर में कौशल्या का बाप दरवाजे में नमूदार हुआ, कहने लगा, कौशल्या की माँ, मैं जरा हेडक्वार्टर तक जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। इस वक्त मुझे कौशल्या के बाप के साथ जाना चाहिए था, ताकि मैं अपनी आंखों से देख सकता कि भोपाल के जिस नौजवान को दिल्ली पुलिस ने पैलेस होटल के बम धमाके की वारदात के शुबे में पकड़ा है, वो कमांडो मंजर खालिद ही है या कोई दूसरा आदमी है। लेकिन मैं कौशल्या के बाप के साथ नहीं जा सकता था। मुझे कमांडो मंजर खालिद के बारे में सही रिपोर्ट मालूम हासिल करने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना था। मैंने दिल्ली से भोपाल जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। अब मैं ये तस्दीक किए बगैर दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था कि क्या दिल्ली पुलिस ने वाकई कमांडो मंजर खालिद को ही गिरफ्तार किया है। कौशल्या का बाप चला गया। मेरे साथ भी अजीब हादसा हुआ था। कहाँ ये कि मैं दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस से बचता फिरता था, और कहाँ ये हालात कि मुझे दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस के ही एक ओहदेदार के घर पहुंचा दिया था। ये अलग बात थी कि मैं इस वक्त इंसानी शक्ल में नहीं था, वरना शायद अब तक मैं पुराने किले के टॉर्चर सेल में होता। कौशल्या अपनी माता के कमरे में थोड़ी देर इसका सर दबाती रही, फिर वो किसी बहाने क्वार्टर की छत पर आ गई। रात को जो बादल दिल्ली के आसमान पर छाए हुए थे वो छट चुके थे और धूप निकल आई थी। छत की मंडेरें ऊंची थीं। एक लोहे की चारपाई बिछी हुई थी। कौशल्या ने मुझे साड़ी से बाहर निकालकर चारपाई पर बिठा दिया और हाथ जोड़कर अपना सर सजदा करने के अंदाज में झुकाया और कहने लगी, महाराज, आप धूप में आराम से बैठें, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, आपको भूख लग रही होगी। मैं खामोश रहा। वो नीचे उतर गई। धूप ने मेरे जिस्म को बड़ा सुकून दिया। मैं सोचने लगा कि कमांडो मंजर खालिद के बारे में सही रिपोर्ट कैसे हासिल की जा सकती है। मेरा एक ही जरिया था और वो कौशल्या थी। मैं इसके बाप से बराह रास्त इस बारे में कुछ नहीं पूछ सकता था। अचानक मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई।
मैं कुशल्या की ज़ईफ़ुल इक़्तिदादी से फ़ायदा उठा सकता था। कुशल्या एक प्याली में दूध लेकर आ गई। इसने बड़ी अकीदत से प्याली मेरे सामने रख दी और हाथ जोड़कर कहा, महाराज दूध पीजिए। मैंने थोड़ा सा दूध पिया और जल्दी से अपना मुंह पीछे हटाकर हल्की सी फनकार मारी। कुशल्या ने परेशान सी होकर कहा, महाराज क्या बात हुई? मेरे जहन में जो तरकीब आई थी मैंने इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। कुशल्या बहन, इस दूध में तुम्हारे घर की नहूसत का जहर मिला हुआ है। मेरे सिवा इस जहर को कोई महसूस नहीं कर सकता। कुशल्या एकदम घबरा गई। महाराज ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा, हाँ कुशल्या, इस घर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस मुसीबत का असर सबसे पहले तुम्हारे घर के दूध में जाहिर हुआ है, क्योंकि दूध देवताओं की बड़ी खुराक है। अब तो कुशल्या बहुत परेशान हुई। मुझसे इसे अंधी अकीदत हो गई थी और ये अकीदत इसे होनी ही चाहिए थी। मेरी सबसे बड़ी करामत ये थी कि मैं सांप होकर इंसान की आवाज़ में बोलता था और बातें करता था। इसका ईमान था कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सच होगा। हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज भगवान के लिए हमारे घर को आने वाली मुसीबत से बचा लो। मैंने कहा, कल रात तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था वो इसी आने वाली मुसीबत की एक निशानी थी। मगर ऐन वक्त पर मैं इस कमरे में ना पहुंच जाता तो तुम्हारे घर की इज्जत खाक में मिल चुकी होती। कौशल्या ने आजिज़ी से कहा, महाराज हम पर कृपया करें, हमें आने वाली मुसीबत से बचा लें। जब मैंने देखा कि कौशल्या पूरी तरह तैयार हो चुकी है तो मैंने कहा, मुझे नाग देवता से मशवरा करने दो। अगर नाग देवता ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं तुम्हारी मुसीबत को जरूर हल कर दूंगा। मैं हिसाब लगाने लगा हूँ, मुझे बुलाना मत। और मैंने यूं ही अपना सर नीचे कर लिया। 10-15 सेकंड तक मैं इसी हालत में कुंडली मारे बैठा रहा। मैं देख रहा था कि कौशल्या बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, कभी आसमान की तरफ मुंह उठाकर हाथ जोड़ती। मैंने गर्दन ऊपर उठा ली और कौशल्या से कहा, तुम बड़ी भाग्यवान हो कौशल्या। नाग देवता ने मुझे इजाजत दे दी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हारे घर पर आने वाली मुसीबत को हमेशा के लिए भगा दूं। कौशल्या का चेहरा अकीदत से खिल गया। इसने झुककर मेरे आगे सजदा कर दिया और बोली, आप भगवान के अवतार हैं, मैं आपको जन्म जन्म में याद रखूंगी। मैंने कहा, तुम्हें शायद एक काम करना पड़े। आप हुक्म करें महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मैंने सोची समझी तरकीब के मुताबिक कहा, नाग देवता ने मुझे बताया है कि दिल्ली शहर में इस वक्त एक ऐसा आदमी मौजूद है जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे पिताजी के दादा से मिलती है। अगर वो आदमी मेरे सामने आ जाए और मैं इस पर नाग देवता का खामोश मंत्र पढ़कर फूंक दूं तो तुम्हारे घर पर आने वाली मुसीबत टल सकती है, बल्कि इसके बाद तुम्हारे घर पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। कौशल्या बेताबी से बोली, महाराज वो आदमी कौन है? वो कहाँ मिलेगा? मुझे बताएं, मैं इसकी मिन्नत करके इसे यहाँ ले आऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, इसे यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा काम राजदारी में होगा, तुम इसे यहाँ नहीं लाओगी, मैं इसके सामने जाऊंगा। कौशल्या ने कहा, ठीक है महाराज, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। लेकिन महाराज वो आदमी कहाँ मिलेगा? दिल्ली शहर तो आदमियों से भरा हुआ है। मैंने कहा, इसके लिए मुझे एक बार फिर हिसाब लगाना होगा और नाग देवता से पूछना होगा कि वो आदमी हमें कहाँ मिलेगा। और मैंने फौरन सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद सर ऊपर करके मैंने कौशल्या से कहा, कौशल्या, नाग देवता ने मुझे इस आदमी की शक्ल दिखा दी है और ये भी कहा है कि ये आदमी इस वक्त तुम्हारे पिताजी के पास बैठा हुआ है। मैं समझी नहीं महाराज, कौशल्या ने ताज्जुब से कहा। मैंने कहा, तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ गए हैं? इसने बताया कि वो थानेदार मेहता जी के साथ CIA के हेडक्वार्टर गए हैं। मैंने फौरन बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और तुमने ये भी सुना होगा कि थानेदार मेहता ने एक मुजरिम को पकड़ा है जो CIA के हेडक्वार्टर में बंद है और तुम्हारे पिताजी इस मुजरिम को देखने गए हैं। ये वही आदमी होगा जिसकी तस्वीर मुझे नाग देवता ने दिखाई है और जिसकी जन्म कुंडली तुम्हारे पिताजी के दादा के साथ जन्म कुंडली से मिलती है। मुझे यकीन है कि वही आदमी इस वक्त तुम्हारे पिताजी के सामने बैठा है। कौशल्या के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी सी फैल गई। कहने लगी, महाराज मुझ पर कृपया करें, आप खुद वहां जाकर इस आदमी को देखें। अगर ये वही आदमी है तो भगवान के वास्ते इस पर नाग देवता का मंत्र पढ़कर फूंक दें ताकि हमारे घर की मुसीबत टल जाए। मैंने कहा, मूर्ख लड़की, मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो मालूम ही नहीं है कि CIA का हेडक्वार्टर कहाँ है। फिर मैं सांप के रूप में हूँ। मैं अपना रूप शिव जी महाराज के हुक्म के बगैर नहीं बदल सकता और शिव जी महाराज इस वक्त कैलाश पर्वत पे समाधि लगा कर बैठे हुए हैं। कौशल्या की परेशानी में इजाफा हो गया था। आखिर मैंने इसे एक तरकीब समझाई। मैंने कहा, एक तरीका हो सकता है,
कौशल्या का चेहरा धूप में चमक उठा। वो क्या महाराज? इसने पूछा। मैंने कहा, वो आदमी जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई है, पुलिस की कैद में है। जाहिर है वो कुछ देर CIA के हेडक्वार्टर में ही बंद रहेगा। तुम किसी तरह अपने पिताजी से कहो कि तुम इन मुजरिमों को देखना चाहती हो जिन्हें पुलिस ने CIA हेडक्वार्टर में बंद कर रखा है। तुम मुझे छुपा कर अपने साथ ले जाना। मैं इन मुजरिमों की शक्ल देखकर पहचान लूंगा कि वो कौन सा मुजरिम है जिसकी शक्ल मुझे नाग देवता ने दिखाई थी। मैं तुम्हें इस वक्त खास इशारा करूंगा कि ये वही आदमी है। तुम वहां किसी बहाने थोड़ी देर के लिए रुक जाना। इस आदमी से इधर उधर की बातें करना शुरू कर देना। इतनी देर में मैं नाग देवता का मंत्र पढ़कर इस पर फूंक दूंगा। इसके साथ ही तुम्हारे घर की सारी मुसीबतें, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। इसने उदास लहजे में कहा। मैं पिताजी को कैसे राजी करूंगी? मैंने बज़ाहिर बेताल्लुक सा होकर कहा, अब ये तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हें आने वाली मुसीबत से आगाह कर दिया है। आगे तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो कुछ वक्त यहाँ ठहर कर चला जाऊंगा। कौशल्या ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं पिताजी को राजी कर लूंगी, ख्वाह मुझे कुछ ही करना क्यों ना पड़े। मैं आज ही पिताजी से बात करूंगी। इतने में नीचे से घर की मुलाजमा ने कौशल्या को आवाज दी, बीबी जी नीचे आ जाएं, खाना खा लें। कौशल्या ने कहा, महाराज वादा करें कि जब तक आप इस आदमी पर नाग देवता का मंत्र नहीं फूंक लेते, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं वादा करता हूँ। कौशल्या खुश हो गई। इसने मुझे उठाकर अपनी साड़ी में छुपा लिया। मैंने कहा, तुम मुझे घर में किसी और जगह क्यों नहीं छुपा देती? अपनी साड़ी में कब तक छुपाए फिरोगी? वो बोली, आप कहते हैं तो मैं आज रात आपको अपने कपड़ों की छोटी अलमारी में छुपा दूंगी। वहां आपका दम तो नहीं घुटेगा। मैंने कहा, हम देवता समान हैं, हमारा दम नहीं घुट सकता। वो छत से नीचे उतर गई। माताजी की चारपाई के सामने बैठकर इसने खाना खाया। मैं इस वक्त भी इसकी साड़ी में छुपा हुआ था। इस तरह एक जगह साकित होकर बैठे रहने से मुझे भी बड़ी कौफत होती थी। खाना खाने के बाद कौशल्या हाथ धोने गुसलखाने में आई तो मैंने इसे कहा, तुम मुझे अभी अपनी अलमारी में छुपा दो। वो बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी आपको अपनी अलमारी में बिठा देती हूँ।